हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो की डिटेल है, सब्जेक्ट है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, चैप्टर का नाम है कंप्रेसर्स और आज हम बात करने वाले हैं मल्टी स्टेज कंप्रेसर के वर्क डन के इक्वेशन के बारे में। एक स्टूडेंट की क्वेरी थी कमेंट सेक्शन में कि सर सिंगल स्टेज कंप्रेसर का तो वर्क डन का इक्वेशन आपने डिराइव किया, लेकिन अगर मल्टी स्टेज कंप्रेसर है तो उसका वर्क डन इक्वेशन कैसे होगा। ऑफ कोर्स ये सिलेबस में थोड़ा सा नहीं है, लेकिन आगे आने वाले सब्जेक्ट जैसे फ्लूइड पावर इंजीनियरिंग है या कोई और सब्जेक्ट है तो वहाँ ये इक्वेशन आने वाला है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ मल्टी स्टेज कंप्रेसर अगर है तो उसका वर्क डन इक्वेशन कैसे होगा। मल्टी स्टेज में हम सिंपल एग्जांपल लेने वाले हैं टू स्टेज कंप्रेसर का, और अगर टू स्टेज कंप्रेसर का आपको इक्वेशन पता चला तो वैसे हम थ्री स्टेज के लिए भी डिराइव कर सकते हैं, फोर स्टेज के लिए मीन्स एन नंबर ऑफ स्टेज के लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ इक्वेशन दो पार्ट में आएगा और वो दो पार्ट कौन से हैं वो आगे आने वाले जो डिस्क्रिप्शन है या एक्सप्लेनेशन है उसमें आपको पता चलेगा। इंटरकूलिंग है तो इंटरकूलिंग कैसे होता है, लाइन डायग्राम समझेंगे और फाइनली हम इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। स्टूडेंट्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी टीचिंग स्टाइल आपको सही लगती है, कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होता है और मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। स्टूडेंट्स, ज़्यादा डिलीवरी प्रेशर की डिमांड है तो हमें मल्टी स्टेज कॉम्प्रेशन पर जाना पड़ेगा। अभी मल्टी स्टेज कॉम्प्रेसर क्या है वो पहले समझ लेते हैं। मल्टी स्टेज मीन्स एक से ज़्यादा स्टेज। एक स्टेज में सिंगल सिलेंडर था, यहाँ सिंपल केस में मैंने टू स्टेज कंप्रेसर लिया है। ये टू स्टेज हम कह सकते हैं, टू स्टेज कंप्रेसर। टाइम बचाने के लिए मैंने सिंपल लाइन डायग्राम दिखाया है टू स्टेज कंप्रेसर का, पहले वो समझ लेते हैं। यहाँ दो सिलेंडर है। पहला जो सिलेंडर है जिसको हमने कहा है एलपी सिलेंडर और वहाँ पिस्टन रेसिप्रोकेट कर रहा है। दूसरा सिलेंडर है एचपी सिलेंडर। तो यहाँ प्रेशर जो राइज होता है सब्सिक्वेंट स्टेज में होता है। पहले स्टेज में मीन्स पहले सिलेंडर में थोड़ा प्रेशर बढ़ेगा, फिर वहीं एयर आगे जाके दूसरे स्टेज में प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन दोनों स्टेज के बीच हम एक डिवाइस इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको कहते हैं इंटरकूलर। अभी इंटरकूलर का काम क्या है? इंटरकूलर का काम है जो कॉम्प्रेस्ड एयर बाहर निकलती है उसका टेम्परेचर रिडक्शन करने का। तो पहले लाइन डायग्राम समझ लेते हैं। जैसे बाहर से हमने एयर इनलेट ली तो एयर आई, ये नंबर 1 है स्टेज। यहाँ कॉम्प्रेशन हुआ लो प्रेशर सिलेंडर में, कॉम्प्रेसर की वजह से प्रेशर बढ़ेगा तो हाई प्रेशराइज्ड एयर जिसका स्टेट है 0.2 डैश, ये स्टेट वाली एयर अभी जाएगी इंटरकूलर में। इंटरकूलर एक प्रकार का हीट एक्सचेंजर है मान लीजिए, जहाँ कूलिंग वाटर इन होता है और वो वाटर एयर की जो हीट है वो एब्सॉर्ब करके एयर को कूल करता है। लेकिन याद रहे यहाँ जो भी प्रेशर इस कंप्रेसर में से निकला था उस प्रेशर में कोई रिडक्शन नहीं होता है आइडियली। मान लो कि ये 1 बार प्रेशर था और यहाँ इंक्रीज होके 3 बार हुआ, 3 बार, तो 3 बार ही प्रेशर रहेगा इंटरकूलर में, लेकिन टेम्परेचर रिडक्शन होता है। तो यहाँ आउटलेट पर जो पॉइंट मिलता है स्टेट वो है 2 नंबर का स्टेट। मीन्स कूलिंग वाटर कॉम्प्रेस्ड एयर की हीट एब्सॉर्ब करके कूलिंग वाटर का थोड़ा टेम्परेचर बढ़ेगा, वो आउट होगा। और यहाँ जो फिर कूल्ड एयर है जिसका प्रेशर सेम ही था तो वो प्रेशर वाली एयर फिर दूसरे सिलेंडर में जाएगी, वहाँ फिर प्रेशर बढ़ेगा, एचपी सिलेंडर जिसको कहते हैं हाई प्रेशर सिलेंडर, और फाइनली प्रेशराइज्ड एयर जो एट स्टेट नंबर 3 मिलती है उसको हम रिसीवर में कलेक्ट करते हैं। तो ये सिंपल केस है टू स्टेज कंप्रेशन का। अगर 3 स्टेज है तो 3 सिलेंडर होंगे, लेकिन दोनों सब्सिक्वेंट स्टेज के बीच एक इंटरकूलर का प्रोविज़न होगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं मल्टी स्टेज कंप्रेशन। जितने ज़्यादा स्टेज, एन नंबर स्टेज हम कह सकते हैं इनकॉर्पोरेटेड। 2 स्टेज है तो 2 सिलेंडर, 3 स्टेज है तो 3 स्टेज में जाएगा, तो एन की वैल्यू प्लस माइनस हो सकती है। एन की वैल्यू मीन्स 1, 2, 3 हम ले सकते हैं। तो ये सिंपल टू स्टेज कंप्रेशन का वर्किंग है। आपको याद रहेगा पहले प्रेशर राइज यहाँ होता है, दूसरा प्रेशर राइज यहाँ होता है दूसरे सिलेंडर में,
लेकिन दोनों के बीच एट कांस्टेंट प्रेशर द हीट इज रिजेक्टेड बाय द कॉम्प्रेस्ड एयर इन द इंटरकूलर। तो ये है सिंपल लाइन डायग्राम। अभी इसके बेस पर हम आगे बढ़ के वर्क डन का जो इक्वेशन है वो डिराइव करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मल्टी स्टेज कॉम्प्रेशन का जो हम इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं वर्क डन का, वर्क डन इक्वेशन फॉर एट प्रेजेंट वी विल टेक द केस ऑफ टू स्टेज कॉम्प्रेसर। लेकिन वर्क डन का इक्वेशन डिराइव करने से पहले कुछ एजम्पशंस समझ लीजिए। हम ये एजम्पशंस लेके ये इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं। एजम्पशंस, अभी एजम्पशंस क्या है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला एजम्पशंस जो मैं लिख रहा हूं समझ लीजिए। पहला एजम्पशन है इफेक्ट ऑफ क्लियरेंस इज निग्लेक्टेड। क्लियरेंस की जो इफेक्ट हमें आती है, इफेक्ट ऑफ क्लियरेंस इज निग्लेक्टेड, इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। क्लियरेंस को हमने निग्लेक्ट किया है। सेकंड, जो पॉलीट्रॉपिक कॉम्प्रेशन का जो इक्वेशन है PV/N इज इक्वल टू C, तो यहाँ N की जो वैल्यू है N इज सेम। N जितने भी स्टेज है उसके लिए वो सेम रहेगा। अगर दो सिलेंडर है तो दोनों में कॉम्प्रेशन का जो इक्वेशन यूज करेंगे वहाँ N की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि पहले सिलेंडर में N की वैल्यू 1.2 है, दूसरे सिलेंडर में N की वैल्यू 1.3 है। ऐसा नहीं है, दोनों में हम एक सेम वैल्यू है वैसा मान के चलते हैं। तीसरा एजम्पशन, इंटरकूलिंग जो होता है दोनों स्टेज के बीच, इंटरकूलिंग इट इज़ डन एट कांस्टेंट प्रेशर। जो मैंने पहले भी बोला था वो हम मान लेते हैं। इट इज़ एट कांस्टेंट प्रेशर मीन्स वहाँ प्रेशर चेंज नहीं होता है। एक्चुअल प्रैक्टिस में थोड़ा सा ड्रॉप मिलेगा, लेकिन आइडियली हम ऐसा मानते हैं कि इंटरकूलिंग इज डन एट कांस्टेंट प्रेशर। फोर्थ जो एजम्पशन है, देयर इज नो प्रेशर ड्रॉप, नो प्रेशर ड्रॉप बिटवीन स्टेजेस। मीन्स पहले सिलेंडर का जो डिलीवरी प्रेशर है, आउटलेट प्रेशर, वहीं दूसरे सिलेंडर के लिए इनलेट प्रेशर बनेगा। वो दोनों के बीच कोई बदलाव नहीं है। मान लो कि फर्स्ट सिलेंडर का आउटलेट प्रेशर 3 बार है, तो वहीं यहाँ इनलेट का प्रेशर बनेगा 3 बार। ये 2.9 या 2.8 नहीं होगा। तो ये कहने का मतलब है देयर इज नो प्रेशर ड्रॉप। एंड फिफ्थ जो एजम्पशन हम मान के चलते हैं, मास ऑफ एयर हैंडल्ड बाय ईच स्टेज, मास ऑफ एयर जो हैंडल करते हैं वो भी सेम रहता है। मास ऑफ एयर हैंडल्ड बाय ईच स्टेज रिमेन्स सेम। तो ये 5 एजम्पशंस लेके हम वर्क डन की इक्वेशन को डिराइव कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, वर्क डन इक्वेशन के लिए मैं 2 केस ले रहा हूं। सबसे पहला केस है इनकम्प्लीट इंटरकूलिंग। अभी इनकम्प्लीट इंटरकूलिंग का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। हमारे 2 स्टेज के बीच एक इंटरकूलर है, क्योंकि ये केस है 2 स्टेज कंप्रेसर का। अभी यहाँ पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम मैंने दिखाया है, लेकिन वो समझने के पहले आप समझ लीजिए लाइन डायग्राम जो पहले मैंने डिस्कस किया है। लाइन डायग्राम में क्या था कि यहाँ मान लो कि एलपी सिलेंडर में प्रेशर बढ़ा और टेम्परेचर भी साथ में बढ़ेगा। इनिशियली मान लेते कि यहाँ से एयर एंटर हुई, उसका टेम्परेचर नॉर्मल है 25 डिग्री सेंटीग्रेड मान लीजिए। अभी यहाँ प्रेशर बढ़ा तो टेम्परेचर भी बढ़ा। टेम्परेचर मान लीजिए फिर हो गया 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी ये एयर इंटरकूलर में जाएगी। इंटरकूलर में टेम्परेचर रिडक्शन होता है। आइडियली क्या होना चाहिए, 80 डिग्री सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर फिर 25 होना चाहिए, लेकिन 25 नहीं होता है। 25 से थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। तो इंटरकूलिंग की वजह से मान लो कि टेम्परेचर आया 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस प्रकार का जो इंटरकूलिंग हुआ उसको कहते हैं इनकम्प्लीट इंटरकूलिंग। अगर इंटरकूलर के बाद ओरिजिनल टेम्परेचर तक टेम्परेचर नहीं आता है तो उसको हम कहेंगे इनकम्प्लीट इंटरकूलिंग। और अगर वहीं की टेम्परेचर आ जाएगा 25 डिग्री, मीन्स वो आइसोथर्मल है, टेम्परेचर रिमेन सेम। तो ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अभी इसके रेफरेंस में मैं ये पीवी डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये पीवी डायग्राम है। ये लो प्रेशर सिलेंडर का
एरिया है, ये हाई प्रेशर सिलेंडर का एरिया है। अभी हुआ क्या, इनिशियली यहाँ 1 से प्रेशर इंक्रीज हुआ कहाँ तक, 2 डैश तक। 2 डैश से कांस्टेंट प्रेशर पर, मीन्स इंटरकूलिंग है तो प्रेशर लाइन कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल है, तो 2 डैश से 2 तक मेरा पॉइंट आया, मीन्स प्रेशर कांस्टेंट है। लेकिन टेम्परेचर रिड्यूस हुआ। टेम्परेचर इतना भी रिड्यूस नहीं हुआ कि ये लाल जो रेड कलर की लाइन है उसको टच हुआ। ये रेड कलर की लाइन क्या है, वो आइसोथर्मल लाइन है। PV इज इक्वल टू C। आइसोथर्मल मीन्स T1 इज इक्वल टू, यहाँ जो टेम्परेचर मिलेगा वो भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, लेकिन वहाँ तक टच नहीं होता है, मीन्स ओरिजिनल 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नहीं आता है। इंस्टेड ऑफ 25 मान लो कि ये 35 है, और यहाँ से फिर प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होता है, तो फिर सेकेंड स्टेज में वहाँ प्रेशर इंक्रीज होता है। तो ये रेड कलर की लाइन जो है वो आइसोथर्मल लाइन है, और बाकी जो कंप्रेशन की लाइन है वो कर्व है, वो PV/N इज इक्वल टू C है। और यही चीज़ मैंने TS डायग्राम में दिखाई है। 3 प्रेशर लाइन है, P1, P2 एंड P3। P1 इनिशियल प्रेशर है, P2 इंटरमीडिएट प्रेशर है एंड P3 फाइनल प्रेशर है। तो यहाँ 1 से, मीन्स ये पॉइंट 1 है, वहाँ से प्रेशर इंक्रीज हुआ स्टार्ट किया, 2 डेज तक गया दूसरी लाइन पर, और 2 डेज से एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर रिडक्शन हुआ। टेम्परेचर कहाँ तक रिडक्शन हुआ, 2 तक। मीन्स ये रेड हॉरिजॉन्टल लाइन है, वहाँ टच नहीं हुआ है। टच नहीं हुआ मीन्स ओरिजिनल टेम्परेचर इज नॉट अटेन, एंड फिर से यहाँ से टेम्परेचर भी बढ़ना चालू हुआ और प्रेशर भी बढ़ना चालू हुआ। तो ये प्योरली इनकम्प्लीट इंटरकूलिंग का दोनों डायग्राम है, PV एंड TS। तो ये समझ में आ गया कि इंटरकूलिंग इम्परफेक्ट भी कह सकते हैं या इनकम्प्लीट इंटरकूलिंग कहते हैं। इंटरकूलिंग का रोल में कंप्लीट रिडक्शन नहीं होता है, और इस केस में हमारी वर्क डन की फॉर्मूला कैसे रहेगी वो हम लिखते हैं। तो यहाँ अगर मुझे वर्क डन इक्वेशन लिखना है, मीन्स वर्क रिक्वायर्ड, ऐसा लिख सकते हैं, वर्क रिक्वायर्ड पर साइकिल इन दी LP सिलेंडर, इन दी लो प्रेशर सिलेंडर। पहले लो प्रेशर सिलेंडर की बात करते हैं। तो लो प्रेशर में तो 2 प्रेशर है, P1 एंड P2। तो हमारा इक्वेशन कैसा बनेगा, W, जिसको लो प्रेशर को हम कहते हैं WLP। तो WLP इज इक्वल टू N/N-1 P1V1 इन द ब्रैकेट P2/P1 रेस टू N-1/N-1। ये लो प्रेशर सिलेंडर के लिए वर्क रिक्वायरमेंट है। और वैसे हम WHP भी लिख सकते हैं, WHP तो इज इक्वल टू N/N-1। अभी P1V1 की जगह यहाँ दूसरा प्रेशर है P2V2, तो P2V2 हम लिखेंगे यहाँ इन द ब्रैकेट। फाइनल प्रेशर मीन्स P3 हुआ, एंट्री प्रेशर हुआ P2, तो P3/P2 रेज टू N-1/N-1। तो ये दोनों इक्वेशन मिले, वर्क फॉर LP सिलेंडर एंड वर्क फॉर HP सिलेंडर। और टोटल वर्क कितना होगा, तो W इज इक्वल टू ये दोनों का एडिशन, WLP प्लस WHP। तो सिंपल एडिशन होगा ये दोनों इक्वेशन का, N/N-1 P1V1 दिस वन प्लस P1 P2V2। तो ये सिंपल फॉर्मूला है इनकम्प्लीट इंटरकूलिंग के लिए। और अभी मैं बात करने वाला हूँ दूसरा केस जहाँ कंप्लीट इंटरकूलिंग है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये सेकंड केस जो है वो कंप्लीट इंटरकूलिंग का केस है। कंप्लीट इंटरकूलिंग का PV डायग्राम ऐसा बनेगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, वहाँ से प्रेशर इंक्रीज हुआ 2 डेज LP सिलेंडर में, 2 डेज से फिर कांस्टेंट प्रेशर पर मीन्स इंटरकूलर में गया, लेकिन वहाँ ये पॉइंट रेड लाइन को टच करता है, मीन्स ओरिजिनल टेम्परेचर इज ऑब्टेन। आइसोथर्मल लाइन जो है कर्व है, तो आइसोथर्मल कर्व को टच करता है, मीन्स इनिशियल जो टेम्परेचर T1 था उतना ही T2 हो गया, और फिर वहाँ से प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होता है 3 तक। तो इस तरह का एक कर्व मिलेगा। तो ये PV डायग्राम है और ये TS डायग्राम है। दिस डायग्राम इज TS।
TS में क्या होता है, 1 से प्रेशर बढ़ा, 3 प्रेशर लाइन है 2 डेज तक, फिर कांस्टेंट प्रेशर पर ये रेड लाइन को टच किया, मीन्स ओरिजिनल टेम्परेचर इज ऑब्टेन, और प्रेशर सेम रहता है, और फिर प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो ये कंप्लीट इंटरकूलिंग का केस है। अभी इस केस में हमारा इक्वेशन कैसा बनेगा, W इज इक्वल टू, हम दोनों WLP प्लस WHP कर सकते हैं। W इज इक्वल टू WLP प्लस WHP। अभी WLP क्या था, तो हमें पता है N/N-1, फिर P1V1 इन द ब्रैकेट P2/P1, जो पहले फॉर्मूला हमने लिखी थी वहीं हम लिखेंगे N-1/N-1, ये WLP हुआ, प्लस WHP मीन्स N/N-1, फिर ये P1V1 की जगह हम यहाँ लिखते थे P2V2, ये क्या है P3/P2 रेज टू N-1/N-1। लेकिन इस इक्वेशन को लिखने के बाद हमें पता चलेगा कि P1V1 एंड P2V2 सेम है। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल टेम्परेचर जब वापस आता है तो कहने का मतलब क्या हुआ, T1 इज इक्वल टू T2 मीन्स P1V1 इज इक्वल टू P2V2। तो ये जो मैंने P2V2 लिखा उसकी जगह हम P1V1 लिख सकते हैं, और P1V1 लिखेंगे तो होगा क्या, ये कॉमन, तो हमारा इक्वेशन ऐसा बनेगा, इज इक्वल टू N/N-1 P1V1, ये भी P1V1 हो गया तो इतना पार्ट कॉमन हो गया। ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, P2/P1 रेज टू N-1/N प्लस ये पार्ट P3/P2 रेज टू N-1/N, और -1 दो बार तो -2। तो इस प्रकार का इक्वेशन यहाँ बनेगा। इट इज जूल पर साइकिल, इसका यूनिट होगा जूल पर साइकिल। तो मल्टी स्टेज कॉम्प्रेशन के लिए जहाँ हमने यहाँ 2 स्टेज का एक केस लिया, वैसे 3 सिलेंडर के लिए मीन्स 3 स्टेज के लिए लिख सकते हैं, n नंबर ऑफ स्टेज के लिए इक्वेशंस लिख सकते हैं, लेकिन ये दोनों केस हमें कंसिडर करने पड़ेंगे, इनकम्प्लीट इंटरकूलिंग एंड कंप्लीट इंटरकूलिंग। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है ये थ्योरी का जो एस्पेक्ट था मल्टी स्टेज कॉम्प्रेशन का, वो आपको सही ढंग से समझ में आया होगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।